तो बेटा कल हमने किया था मोल्टन का और एक्वस का, यही किया था ना, एक्वस इलेक्ट्रोलाइट का, तो उसमें वाटर का कर लिया था हमने, ठीक है। यस मैम। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि अब हम आगे करेंगे एक्वस NaCl का, और मैंने आपको कहा था आप इसको पढ़ के आइएगा, यही बोला था। यस मैम। तो ऐसे ही जब आप NaCl को, एक मिनट सॉरी, फिर से हाथ लग जाता है ना नीचे, वो जो एरो बना होता है तो फिर पीछे हो जाता है। हाँ, अब हमने करनी है एक्वस NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है, अभी मैं आपको शेयर भी कर दूंगी एक बुक का, कि उसमें ये लिखा हुआ है कि भाई इस चीज की हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे इलेक्ट्रोलिसिस के। जैसे अभी हमने देखा था, अगर मैं सोडियम क्लोराइड मोल्टन लेती हूँ, मतलब पानी में नहीं डालती, मेल्ट कर लेती हूँ, तो मुझे सोडियम मिलता है प्लस क्लोरीन मिलता है। जो सोडियम है वो मुझे कैथोड पे मिलता है और जो क्लोरीन है वो मुझे एनोड पे मिलता है। लेकिन अगर मैं वही एक्वस NaCl यूज करूंगी तो क्या होगा। देखिए, जब मैं नमक को पानी में डिसॉल्व करूंगी तो जो नमक होगा, नमक की वजह से मुझे Na+ मिलेगा और Cl- मिलेगा। और आप ये देख सकते हैं, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं आता, क्योंकि पानी भी है, पानी की वजह से H+ भी आएगा, OH- भी आएगा। मतलब मेरे पास दो कटायन है, दो अनायन है, दोनों ही के बीच में कंपटीशन होगा, दोनों ही डिस्चार्ज होने की कोशिश करेंगे। जो कटायन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो कैसे डिस्चार्ज होता है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करके डिस्चार्ज होता है, मतलब उसकी जो है रिडक्शन होती है। और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करके डिस्चार्ज होता है और उसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। अब देखिए, मैंने ये कहा है कि अगर मान लीजिए दो कटायन के बीच में कंपटीशन है या दो अनायन के बीच में कंपटीशन है, तो कौन सा कटायन या अनायन डिस्चार्ज होगा जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। ये तो डिस्चार्ज पोटेंशियल की बात कर दी। डिस्चार्ज में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों आते हैं, मतलब जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा, जिसको कम ताकत लगेगी अपना चार्ज लॉस या मतलब अपना इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करने में, वो डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन अभी कुछ बच्चे मुझे ये बोल सकते हैं कि मैम रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में बताओ। तो आप खुद सोचिए, अगर डिस्चार्ज पोटेंशियल तो किसी का भी हो सकता है, चाहे जिसकी रिडक्शन हो रही हो चाहे जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही हो। डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये डिस्चार्ज वर्ड है ना, ये प्रदीप में भी मेंशन है। अब आता है कि अगर कोई बच्चा मुझे कहे कि नहीं मैम आप E0 की टर्म में बताइए, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में बताइए, कि मान लो ये सोडियम और H+, ये डिस्चार्ज, मतलब ये डिस्चार्ज होना चाहते हैं, तो E0 की टर्म में बताइए। अब आप बताइए, ये जो Na+ और H+ है, जब ये डिस्चार्ज होंगे तो इनकी ऑक्सीडेशन होगी या रिडक्शन होगी, इनकी क्या होगी, रिडक्शन होने वाली है। क्यों रिडक्शन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। अब आप बताइए किसकी रिडक्शन होती है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है या कम होता है, जिसका ज्यादा होता है। तो इसका मतलब इन दोनों में से, मतलब कटायन में से जिसकी रिडक्शन होनी होगी कटायन की, क्योंकि कटायन की रिडक्शन होगी तो जिसकी रिडक्शन होनी होगी उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ऐसे ही अगर आप इस अनायन की बात करें, ये वाले अनायंस की, तो अनायन में क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, तभी ये अपना चार्ज लूज कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन के लिए E0 कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए। कम होना चाहिए। तो इसका मतलब इन दोनों में से जिसका E0, रिडक्शन पोटेंशियल बोल रही हूं मैं, वो कम होगा, उसकी ऑक्सीडेशन होगी। तो ये तो रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में बता दिया। लेकिन अगर जर्नली बोला जाए तो डिस्चार्ज पोटेंशियल जिसका भी कम हो, डिस्चार्ज पोटेंशियल में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही आते हैं, क्योंकि डिस्चार्ज का मतलब होता है चार्ज लूज करना, चाहे वो इलेक्ट्रॉन गेन करके लॉस करे, चाहे वो जो है इलेक्ट्रॉन लूज करके जो है अपना चार्ज को लॉस करे। तो डिस्चार्ज पोटेंशियल की टर्म में भी आपको बता दिया और रिडक्शन के पोटेंशियल की टर्म्स में भी बता दिया, जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे उसमें आप कर लेंगे। अब देखिए, कंपटीशन होगा Na+ और H+ की तरफ, दोनों ही कैथोड की तरफ आगे बढ़ेंगे अपना चार्ज लूज करने के लिए। मतलब दोनों क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे।
अब ये कह रहे हैं कि अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो H+ का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है, इसलिए H+ की जो है वो रिडक्शन हो जाएगी। या हम ये कह दें कि जो H+ आयन होता है इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है ये क्या होता है, ज्यादा होता है, मतलब इसका 0 होता है H+ का, आपको पता ही है, और सोडियम का क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, या तो कह दें डिस्चार्ज पोटेंशियल जिसका कम है, तो डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका कम है, H+ का, तो ये डिस्चार्ज हो रहा है। अब डिस्चार्ज कैसे हो रहा है, रिडक्शन से, इसका मतलब इसका जो E0 है, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसलिए क्या होता है, कैथोड पे सोडियम प्लस अपना चार्ज लूज नहीं करता है, H+ लॉस करके H बनाता है, पर H स्टेबल नहीं होता है तो हाइड्रोजन गैस बन जाती है। तो कैथोड पे क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस। जबकि अगर आप मोल्टन NaCl लेते हैं, मोल्टन, तो क्या बनता है कैथोड पे, सोडियम बनता है। तो यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे आप वही चीज एक्सप्लेन करेंगे कि भाई H+ का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, इस वजह से वो डिस्चार्ज हो जाता है कैथोड पे, या ये कह दें कि H+ का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है। तो दोनों की टर्म्स में आप बात कर सकते हैं। अब आ रही आती है एनोड की। अब एनोड पे क्लोराइड आयन भी मूव करेगा और OH- आयन भी मूव करेगा, लेकिन ये कह रहे हैं जो क्लोराइड आयन है इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या है, कम है, इसलिए ये डिस्चार्ज हो जाता है बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन होती है। या ये कह दें, अगर मैं ये भी कह सकती हूँ कि Cl- का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन होती है। या मैं ये कह दूं कि Cl- का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कम है इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन होती है। क्योंकि तो लेकिन Cl जो है वो अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है, तो दो Cl मिलके Cl2 बनाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं, ये देखिए, जब मैं NaCl लिक्विड एक्वस लेती हूं और उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करती हूं, तो देखिए सोल्यूशन में Na+ आयन रह गया क्योंकि उसका कुछ हुआ नहीं, सोल्यूशन में OH- आयन रह गया बिकॉज उसका भी कुछ नहीं हुआ, ना उसकी ऑक्सीडेशन हुई ना रिडक्शन हुई। तो सोल्यूशन में क्या बन जाएगा, NaOH, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस बन जाएगी और एनोड पे आपकी क्लोरीन गैस बन जाएगी। तो ये कंपैरिजन आ सकता है। ये सबको समझ में आया। मैंने आपको पहले भी बोला है, ये ओवरऑल के लिए अगर मान लो ये जो स्टेप्स हैं ये अगर आपको नहीं लिखने मत लिखिए, सिंपल सी चीज है, NaCl से हाइड्रोजन मिली, क्लोरीन मिला, इसके अलावा जो कटायन या अनायन जो सोल्यूशन में रह गए वो वहीं पे रह जाएंगे एक्वस मीडियम में, क्योंकि Na+ का कुछ भी नहीं हुआ, ना ऑक्सीडेशन हुई ना रिडक्शन हुई, वो वैसे ही रह गया। ऐसे ही Cl- और OH- में से OH- वैसे का वैसा ही रह गया सोल्यूशन में। तो ये जो है आपसे पूछ लिया जाता है या एक्सप्लेनेशन आती है कि भाई जब आप मोल्टन लेते हैं तो प्रोडक्ट क्या होते हैं, जब आप एक्वस लेते हैं तो प्रोडक्ट क्या होते हैं, दोनों प्रोडक्ट अलग क्यों होते हैं। तो आप डिस्चार्ज पोटेंशियल की टर्म्स में बता दीजिए कि भाई इन दोनों के बीच में कंपटीशन होगा, लेकिन डिस्चार्ज कौन होगा, हाइड्रोजन होगा। ये सबको समझ में आया। यस मैम। अब नेक्स्ट आता है आपका एक्वस कॉपर सल्फेट। लेकिन यहां पे आप ध्यान दें, मैंने लिखा है एक्वस कॉपर सल्फेट इन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट किसे बोलते हैं, बीकर के अंदर ये जो मैंने रॉड्स डिप की है ना, मतलब मैंने क्या करना है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ले लेना है। ये जो रॉड डिप की है ना, ये मैंने ऐसी लेनी है जो ये जो रिएक्शन होगा जब हम करंट पास करेंगे उसमें पार्टिसिपेट ना करती हूं। मतलब ये रॉड जो है इनका कोई काम ना हो, इनका काम सिर्फ हो इलेक्ट्रॉन वहां से लेकर दूसरे को दे देना, बस, इससे ज्यादा इनका कोई काम ना हो। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड लेनी है। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो ऊपर लिखा हुआ है इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो अब एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ले रहे हैं, तो पहले आप देख लीजिए कौन कौन से एक्वस में कौन कौन से कटायन या अनायन बनेंगे, क्योंकि एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है। तो कॉपर सल्फेट की वजह से बनेगा कॉपर 2+ एंड SO4 2-। इसके अलावा एक्वस मीडियम है, मतलब पानी भी है, तो यहां पे इक्विलिब्रियम लगा दीजिए, चाहे लगाना। वाटर की वजह से H+ भी बनेगा और वाटर की वजह से
OH माइनस भी बनेगा। तो ये 4 चीजें बनेंगी। अब आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, जो कटायन है वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे और अपना चार्ज लूज करने की कोशिश करेंगे बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। फिर ये कह रहे हैं अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें पर 2+ और H+ को, तो जो कॉपर 2+ है उसकी रिडक्शन होनी ज्यादा इजी होती है, क्योंकि इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, या ये कह दें कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है। तो इसलिए जो कॉपर 2+ है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कॉपर बन जाएगा। और कॉपर बनने के बाद ये क्या करेगा, कैथोड हमारा इस साइड है, इस साइड एनोड है, ये कैथोड मतलब प्लेटिनम वायर के ऊपर क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। ठीक है। यस मैम। अब बारी आती है ये जो अनायन है इनका क्या होगा। तो ये आपने पहले भी पढ़ा था, मैंने कहा था ना, आपको याद होगा जब हमने वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस की थी, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाला था, तो मैंने आपको बताया था SO4 2- और OH- में से OH- का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है। तो इसलिए इन दोनों के आउट ऑफ दीज टू OH- जो है वो डिस्चार्ज होगा। और वहां पे मैंने आपको इक्वेशन लिखाई भी थी, एक मिनट सॉरी। OH- जो है वो कैसे डिस्चार्ज होता है, OH- पहले तो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ये वाटर बता दिया गलती से, एक मिनट। OH- क्या करता है बेटा, अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करके OH बन जाता है। लेकिन OH कोई भी स्पीशीज नहीं होती है, स्टेबल नहीं होती है, तो 4 OH मिलके वाटर और ऑक्सीजन बना लेते हैं। ऑक्सीजन गैस होती है तो वो एनोड से वहां से निकल जाती है, जैसे बबल्स बनते हैं उस हिसाब से वो निकल जाती है, लेकिन जो वाटर है वो लिक्विड है, वो वहीं का वहीं रह जाता है। तो इस तरह से जो है ये रिएक्शन होता है। इसका ओवरऑल आप रिएक्शन देख सकते हैं, स्टेप्स देखने की जरूरत नहीं है, ये जो ऊपर लिखे हुए हैं अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। कि कॉपर 2+ जब हम एक्वस लेंगे, जब उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, कैथोड पे कॉपर मिलेगा, एनोड पे ऑक्सीजन मिलेगा, और बाकी आपको पता है H+ और SO4 2- वो वहीं रह जाएगा। तो वो क्या बन जाएगा, दोनों मिलके सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये जो था, जब मैंने इलेक्ट्रोड कैसी यूज की, इनर्ट यूज करी। इनर्ट मतलब जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती थी। ये समझ में आया सबको? यस मैम। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसमें प्रोडक्ट ही आते हैं, अभी मैं आपको वो क्वेश्चन भी बता दूंगी। अब ये वाला जो टॉपिक है इसको अगर आप ऊपर रीड करेंगे, लिखा हुआ है इलेक्ट्रोलिसिस of aqueous solution of copper sulfate using copper electrode। मतलब यहां पे जो मैंने इलेक्ट्रोड ली है ये पार्टिसिपेट कर सकती है। अब मैं ये नहीं कह रही कि ये आपको अब पता लग जाएगा कि जो आप 10th में आपने किया था ना प्यूरिफिकेशन, कि अगर आप आपके पास एक कॉपर रॉड है और इम्प्योर कॉपर है, उसमें थोड़ी सी इंप्योरिटीज है, अगर आप उसको प्योर बनाना चाहते हो तो एक हम जो है ना 10th की बुक में ना इस साइड कैथोड बनाया हुआ है, इस साइड एनोड बनाया है, लेकिन अब हम 12th में ऐसे नहीं करेंगे। हम इस साइड एनोड बनाएंगे, इस साइड क्या बनाएंगे, कैथोड बनाएंगे। क्या किया जाता है, ये जो जब प्यूरिफिकेशन की जाती है, जो एनोड होती है ये वाली एनोड, एनोड मतलब जहां ऑक्सीडेशन होने वाली इधर हम इम्प्योर कॉपर ले लेते हैं। इम्प्योर मतलब जिसको हम प्यूरिफाई करना चाहते हैं, और इस वाले को पतली सी कॉपर की, प्योर कॉपर की रॉड ले लेते हैं। पतली सी क्यों लेते हैं अभी आपको खुद समझ आ जाएगा। तो इस साइड हम हमेशा एनोड पे इम्प्योर कॉपर लेते हैं। चलिए अब हम देखते हैं क्या होगा। अब देखिए आपने कॉपर सल्फेट का एक्वा सोल्यूशन लिया है, तो आयंस कौन कौन से बनेंगे, कॉपर 2+, H+, SO4 2- OH-। अब क्या होगा, अब ये होने वाला है कि जब ये जो दोनों कटायन है ये दोनों कहां मूव करेंगे, कैथोड की तरफ। जब ये कैथोड की तरफ मूव करेंगे, कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन होती है। रिडक्शन, अब देखो कैथोड जो है वो अगर आप देखें कॉपर की रॉड भी है,
तो ऐसा भी हो सकता है ये भी पार्टिसिपेट करे, तो मतलब मेरे पास 3 ऑप्शन है। अब आपको पता है रिडक्शन होनी है कैथोड पे, तो कॉपर तो मेटल है, मेटल की रिडक्शन नहीं हो सकती। कोई बच्चे को अगर ये ना समझ में आ रहा हो कि मेटल की रिडक्शन क्यों नहीं हो सकती, तो बेटा रिडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन गेन करना, तो कॉपर कभी भी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता। मेटल जो है वो बेटा कभी भी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता, तो कॉपर को तो भूल ही जाओ, जो रॉड है उसका कुछ नहीं होगा। लेकिन अब इन दोनों के बीच में कंपटीशन होगा, कॉपर 2+ और H+ के बीच में। अभी पीछे मैंने क्या बताया था, कौन डिस्चार्ज होता है, कॉपर 2+ या H+? किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है? कॉपर 2। कॉपर का। कॉपर का। तो इसका मतलब ये जो कॉपर होगा, हाँ इसका मतलब ये क्या है कि ये जो कॉपर होगा यहां से सोल्यूशन में ये इस रॉड के पास जाएगा, कॉपर 2+, इलेक्ट्रॉन गेन कर कर यहीं पे चिपक जाएगा। ठीक है, तो कॉपर की जो है वो क्या होने वाली है, रिडक्शन होने वाली है, तो कॉपर यहां चिपक जाएगा। अब बारी आती है एनोड की। एनोड पे कौन कौन मूव करेगा, SO4 भी मूव करेगा, OH- भी मूव करेगा। लेकिन यहां पे जो इलेक्ट्रोड हमने ली है, देखिए मेरे पास 3 चांसेस हैं, SO4 2- भी है, OH- भी है, और जो रॉड मैंने ली है, जो इलेक्ट्रोड ली है, वो ली है कॉपर की। अब ये दोनों अगर आप देखें, अनायन कैसे अपना जो चार्ज है लूज करता है, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्सीडेशन। तो आप खुद सोचिए, कॉपर एक मेटल है, इसकी भी तो ऑक्सीडेशन हो सकती है, पॉसिबल है, क्योंकि मेटल जो है, कॉपर जो है वो कॉपर 2+ बन सकता है। तो यहां पे तीसरी चीज आ गई हमारे पास कि हमारे पास 3 स्पीशीज हैं जो ऑक्सीडाइज होना चाहती हैं। कौन कौन सी? सल्फेट, OH- एंड कॉपर इलेक्ट्रोड। तो ये देखा गया कि जो मेटल होता है इसका जो डिस्चार्ज पोटेंशियल होता है, क्योंकि अब ये रॉड भी पार्टिसिपेट करेगी, ये कम होता है। मतलब यहां ये कहें कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन होनी है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, सबसे कम होता है, तो ये आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है SO4 और OH के मुकाबले। तो कॉपर क्या होगा, ये जो कॉपर रॉड होगी इसमें से कॉपर जो है वो निकल जाएगा कॉपर 2+ की फॉर्म में, अपना इलेक्ट्रॉन ये यहीं छोड़ जाएगा। तो ये जो रॉड है अगर आप ध्यान से देखें, ये गलना चालू हो जाएगी, मतलब ये डिसॉल्व होना चालू हो जाएगी। समझ आ गया कि ये जो रॉड है, जो आपने इम्प्योर रॉड ली है, तो कॉपर ये घुलेगी और उतना ही जो कॉपर है इस कैथोड पे क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। और मान लो कोई मिट्टी मुट्टी इस इम्प्योर रॉड पे थी, या कोई मेटल वगैरह गोल्ड सिल्वर का था, तो वो यहीं पे नीचे उसकी जो मिट्टी सी है ना, मड जिसे एनोड बोलेंगे, मड। हाँ एनोड मड। तो ये आपको थोड़ा ध्यान होगा, ये अब इलेक्ट्रोलिसिस में यही लॉ यूज होगा। तो इसका मतलब कि अगर आप किसी भी मेटल को प्योर करना चाहते हैं तो इम्प्योर साइड एनोड पे ले लीजिए, प्योर की पतली सी रॉड ले लीजिए। अब पतली सी क्यों लेनी है, क्योंकि भाई आपने तो इसको प्योर करना है ना, तो ये पतली सी थोड़ी सी काम आएगी ताकि इस पे डिपॉजिट होता जाए कॉपर। तो यहां से ये रॉड जो है ये घुलती जाएगी और यहाँ पे जो कॉपर है वो क्या होता जाएगा, जमा होता जाएगा, मतलब कैथोड पे वेट डिपॉजिट होगा। तो फैराडे लॉ में इसी का जिक्र किया हुआ है कि आप जितना करंट पास करेंगे उतना कॉपर डिपॉजिट होगा, मतलब कॉपर या कोई मेटल कैथोड पे डिपॉजिट होगा। और मान लो आप ऐसे ही दो इलेक्ट्रोलिटिक सेल को आप सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, तो दोनों में जितना करंट पास होगा वही रेशियो बताया हुआ है, उसको फैराडे लॉ में बताया हुआ है, तो ये उसी का हिस्सा है। सबको ये समझ में आया कि अब आपको प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्यूरिफिकेशन कैसे होती है। ये 10th में था, लेकिन 10th में आपको नहीं समझ में आया होगा, आपने रट लिया होगा यहाँ तो, क्योंकि वही है ना। और 11th में भी अगर बताया था होगा तो वो भी नहीं समझ में आता, क्योंकि कंसेप्ट तो यहाँ पे है वो। ठीक है, ये था इलेक्ट्रोलिसिस। अब आते हैं इलेक्ट्रोलिटिक, जो ये लॉज हैं इसको मैं बता दूंगी, अगर आप मुझे कहेंगे कि आप जो है बता दीजिएगा तो मैं कल बता दूंगी। अभी मैं आपको एक जो है स्क्रीन शेयर करती हूँ, मैंने कीजिएगा। अच्छा ये देखिए, ये एक क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या लिखा है, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस
ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विद सिल्वर इलेक्ट्रोड। तो आपको खुद पता है कि कैथोड पे क्या मिलेगा, कैथोड पे आपको ये देखिए, कैथोड पे सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा और एनोड पे जो है सिल्वर जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा। तो जो अभी मैंने आपको बताया था ऐसे Purification ही। gas. हाँ, अब प्यूरिफिकेशन, अब इसमें प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं। कैथोड पे तो वही होगा, एनोड पे सिल्वर का कुछ नहीं होगा, बचेगा क्या, NO3 और OH माइनस। तो इन्होंने वही पॉइंट लिखा हुआ है कि NO3 और OH माइनस में से OH माइनस का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है, तो वाटर और ऑक्सीजन गैस बन जाएगी। तो ये बाकी सारी चीजें वही सेम है। अब इन्होंने देखो यहाँ पे एक गड़बड़ कर दी, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप कहेंगे हमें तो इलेक्ट्रोलिसिस मैडम ने करवाई नहीं H2SO4 की, तो वाटर की कराई थी। Yes, ma'am. Water तो with वाटर में था ना H2SO4. सल्फ्यूरिक एसिड, Ma'am. तो वही है सेम। वाटर में क्या बनता है, हाइड्रोजन बनती है और ऑक्सीजन बनता है एनोड पे, तो वही सेम चीज है। अब ये इसके बाद लास्ट में इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर क्लोराइड विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो इसमें भी आप कैथोड पे क्या होगा, एनोड पे क्या होगा वो लिख सकते हैं। ओवरऑल रिएक्शन जरूरी नहीं है लिखना है, ठीक है, वो मैंने वैसे ही बताया हुआ है, तो आपके लिए सिंपल ही है चीजें। तो एक दो चीजों का याद कर लीजिएगा। ये समझ आ गया ये? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसके अलावा ये आप देखेंगे, देखिए इन्होंने, मैंने देखो डिस्चार्ज पोटेंशियल की टर्म्स में बात की, तो इन्होंने अब रिडक्शन की टर्म्स में भी बात कर दी है। ये कह रहे हैं कि कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन होती है, तो जिस आयन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वही रिड्यूस होता है। और एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लोअर होता है वो ऑक्सीडाइज होता है। तो जो चीज मैंने पहले भी बताई है कि अगर आप भूल जाते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल वाला, तो आप सिंपल लिख दीजिए भाई इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या है, कम है, या आप रिडक्शन की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब मैं ये क्या, अब मैं जो है आयुष मित्तल रिकॉर्डिंग आप रोक सकते हैं। मैं